हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पॉलिटी के एमसीक्यू का रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। हमारे जितने भी एमसीक्यू होने वाले हैं दोस्तों आज के सारे मैक्सिमम दोस्तों 80% हमारा पीवाईक्यू होंगे और 20% दोस्तों टेस्ट के अंदर जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों इसके एमसीक्यू हमें देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों इसके माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से एमसीक्यू यूपीएससी में पूछे गए हैं और कौन कौन से प्रमुख एरिया हैं जहां से क्या है दोस्तों एमसीक्यू फ्रेम किए जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा। आज के जो एमसीक्यू है दोस्तों अधिकांश क्या है हमारे फंडामेंटल राइट पर एमसीक्यू पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की यदि हम बात करें दोस्तों तो आज के जो एमसीक्यू है अधिकांश क्या है हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के जो क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट से हमें देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों कि राइट टू प्राइवेसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है दोस्तों उसके लिए जो आर्टिकल हमें कौन सा देखने को मिलेगा भारतीय संविधान में। सो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्टिकल 21 में आर्टिकल दोस्तों 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का वह क्या है दोस्तों हमें आर्टिकल 21 जो है निजता के अधिकार से संबंधित हमें आर्टिकल देखने को मिलेगा। इसके अंदर इस बात का प्रावधान है दोस्तों कि मनुष्य को अपनी पर्सनल लिबर्टी एंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमें देखने को मिलेगी। तो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी दोस्तों हमें क्या है आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगी। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन का अधिकार। ठीक है, अब व्यक्तिगत जीवन के अधिकार में ही क्या दोस्तों जो हमारा व्यक्तिगत जीवन का अधिकार है दोस्तों इसी के अंदर हमारा निजता का अधिकार भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इससे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल आर राइट फॉलोइंग राइट्स आर प्रोटेक्टिंग अंडर आर्टिकल 21। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि आर्टिकल 21 में कौन कौन सी चीज़ों का प्रोटेक्शन हमें देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें पहला कह रहा है कि चेंज करना है नाम, तो क्या हम आर्टिकल 21 के माध्यम से हमारे नाम को चेंज कर सकते हैं। तो यस डेफिनेटली दोस्तों आर्टिकल 21 के माध्यम से हम हमारे नाम को चेंज कर सकते हैं। रिलैक्स करने का अधिकार, तो यस दोस्तों आराम करने का अधिकार भी हमें आर्टिकल 21 में देखने को मिलेगा। राइट टू फॉरगेटन, तो दोस्तों ये हमारा भूल जाने का अधिकार है, तो ये भी दोस्तों आर्टिकल 21 से डिराइव होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हम बात करेंगे दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट, तो दोस्तों राइट टू प्रोटेस्ट क्या है एक प्रकार का हमारा पॉलिटिकल राइट देखने को मिलेगा और ये आर्टिकल 19 में हमें देखने को मिलेगा है ना। विरोध प्रदर्शन या प्रदर्शन करने का अधिकार, प्रोटेस्ट करने का अधिकार आर्टिकल 19 में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे क्या है दोस्तों इसमें पूछा गया था कि कितने सही हैं, तो ये हमें कितने ओनली 3 करेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी पिटीशन पर 2019 के अंदर, इसने कहा था कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ बट आल्सो मेड क्लियर टू पब्लिक एसेट एंड पब्लिक स्पेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड टू इंडेफिनिटली। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हो लेकिन आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, यस डेफिनेटली फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये एक प्रकार का पॉलिटिकल राइट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये आर्टिकल 19 से संबंधित हमें देखने को मिला। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल 19 की यदि हम बात करेंगे तो आर्टिकल 19 क्या है दोस्तों, ये हमारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आर्टिकल है और इसी के अंतर्गत दोस्तों क्या है राइट टू प्रोटेस्ट मतलब प्रदर्शन करने का अधिकार। ठीक है, विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा राइट टू प्राइवेसी को लेकर। ठीक है, अभी राइट टू प्राइवेसी भी क्या है दोस्तों आर्टिकल 21 से ही हमें देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या पूछा रहा देखते हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, तो ये आर्टिकल 21 के माध्यम से ही बताया जा रहा है कि हमारा प्राइवेसी हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली अप्रोप्रिएटली इम्प्लाइज अबव स्टेटमेंट। सो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल क्या है सबसे सही इम्प्लाइज या उसके अंदर निहित है। तो दोस्तों फंडामेंटल जो हमारी फ्रीडम गारंटेड इन आर्टिकल 21 एंड पार्ट 3, तो दोस्तों ये निजता का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोस्तों क्या है हमारे फ्रीडम की गारंटी दी गई है किसके द्वारा, संविधान के द्वारा, और ये आर्टिकल 21 में और भाग 3 में हमें देखने को मिलेगा। तो ये तो दोस्तों कोई भी बता सकता है जिन्होंने बेसिक पॉलिटी पढ़ी है। ठीक है, तो एक बार यहाँ देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल 21 के लिए हम बात करेंगे तो ये पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है और इसी के अंदर दोस्तों आर्टिकल 21 हमारा प्राइवेसी की भी बात करता है, इसी के अंदर निहित हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए दोस्तों ये निजता का अधिकार, इसके लिए हमें याद रखना है कि जो केस पुट्टास्वामी केस 2017 का था सुप्रीम कोर्ट का, इंडिया ने इसमें कहा था कि प्राइवेसी इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसको गारंटी दी गई है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है दोस्तों, इसने प्रिजर्वेशन ऑफ पर्सनल इंटीमेंसी, तो दोस्तों पर्सनल इंटीमेंसी भी आप
ये भी आपका पर्सनल राइट है। सैंक्टिटी ऑफ फैमिली लाइफ, तो फैमिली की जो लाइफ है उसकी भी हमें देखने को मिलेगी। मैरिज की बात करें तो मैरिज भी क्या है दोस्तों आर्टिकल 21 में है। रिप्रोडक्शन मतलब बच्चे पैदा करना, ये भी दोस्तों क्या है पर्सनल लाइफ के अंदर आएगा। होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन, तो दोस्तों होम एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन ये भी दोस्तों पर्सनल लाइफ के अंतर्गत हमें देखने को मिलेगा। इट शोज द राइट लेफ्ट अलोन, तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि कोई इंसान अकेला रहना चाहता है तो अकेले रहना भी उसका आर्टिकल 21 के अंदर उसका एक अधिकार हमें देखने को मिलेगा। और प्रोटेस्ट इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, तो दोस्तों इसके अंदर बोला कि प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल ऑटोनॉमी मतलब एक इंसान की जो व्यक्तिगत ऑटोनॉमी है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है आर्टिकल 21, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, विच ऑफ द आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड द वंस राइट टू मैरी पर्सन वंस चॉइस, तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि अपनी मनपसंद के इंसान के साथ शादी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में हमें देखने को मिला, तो ये भी दोस्तों आर्टिकल 21 में हमें देखने को मिलेगा कि व्यक्तिगत, क्योंकि दोस्तों शादी करना एक व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है और अपनी निजता से संबंधित है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ किसी के साथ शेयर करने वाले हो तो ये उसकी निजता से संबंधित मामला क्या है बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों हमें आर्टिकल 21 देखने को मिलेगा, ठीक है, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कौन से क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम इन अ लिबरल डेमोक्रेसी, तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो स्वतंत्रता है लिबरल डेमोक्रेसी में कौन प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों इसकी बात करेंगे तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड सेपरेशन ऑफ पावर। तो दोस्तों सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये होता है कि हमारी जो ये होता है दोस्तों सेपरेशन पावर, जहाँ पर क्या है हमारी न्यायपालिका, क्या है हमारी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, तीनों के अंदर दोस्तों एक सेपरेशन देखने को मिलेगा और साथ ही बेहतर चेक्स एंड बैलेंस हमें देखने को मिलेगा। तो यदि दोस्तों ये इस प्रकार का सिस्टम होगा तभी क्या है हमारे स्वतंत्रता को, फ्रीडम जो हमारी फ्रीडम है, जो हमारी स्वतंत्रता है उसका प्रोटेक्शन हो सकेगा लिबरल डेमोक्रेसी के अंतर्गत। तो दोस्तों लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर दोस्तों हमें क्या होगा कि ये चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलेगा। आर्टिकल 50 के अंदर दोस्तों हमें क्या है सेपरेशन ऑफ पावर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, इसमें बोला गया है कि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को उल्लंघन होगा। तो यस दोस्तों किसी की व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। अतः अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से आचरण करने में प्रचार करने की स्वतंत्रता से इस स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो यस दोस्तों यदि किसी का जो पर्सनल बिलीफ है, जो धर्म को मान रहा है, यदि उसका धर्म क्या है राष्ट्रगीत गाने से मना करता है तो आप क्या है इसको ज़बरदस्ती गाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि राष्ट्रगान गाने के लिए किसी को बाध्य करने के लिए विधिक उपबंध नहीं है। सो दोस्तों हमारे पास ऐसा कोई कानून भी नहीं है जिसके माध्यम से हम क्या है किसी को मजबूर कर सके। तो तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलेंगे, क्या दोस्तों तीनों के तीनों हमें सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या है इसमें बोला गया दोस्तों कि बिजोई एमेन्युअल बनाम केरल राज्य की बात की गई है दोस्तों। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी को भी राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है तो, ठीक है। राष्ट्रीय गान गाने के लिए बाध्य करना क्या है दोस्तों वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने इससे निर्णय दिया है, ठीक है। और न्यायालय ने ऐसा भी बोला है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अधीन राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सके। तो दोस्तों वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसका भी उल्लंघन होगा। और दोस्तों हमारे पास कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जिसके माध्यम से क्या है हम किसी को बाध्य कर सके गाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रिजनर के बारे में, ठीक है। तो प्रिजनर फरिस, ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों प्रिजनर के बारे में क्या बात है। इसमें भारतीय संदर्भ की बात की जा रही है। इसमें बोला है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत कर दे तो ऐसे कैदी को पेरोल से मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जा सकता है। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है पेरोल के ऊपर बात की जा रही है कि जो पेरोल से मना नहीं किया जा सकता है यदि कुछ ऐसे आधार प्रस्तुत कर दे कि मुझे इन आधारों पर पेरोल मिलनी चाहिए। सो दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत है, बकवास है, क्योंकि दोस्तों पेरोल कहीं से कहीं तक किसी भी कैदी का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है। यस दोस्तों
कि जो कैदी को पेरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम है, क्योंकि दोस्तों जो जेल है, जेल की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो जेल क्या है दोस्तों, जेल जो है राज्य सूची का विषय हमें देखने को मिलेगा। जेल क्या है दोस्तों, राज्य सूची का विषय है। इसलिए दोस्तों अलग अलग राज्यों ने अपने जेल के नियम अलग अलग बना के रखे हैं, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा, राइट। अब दोस्तों थोड़ा सा पेरोल के बारे में पढ़ते हैं कि पेरोल क्या है, किसी कैदी को दंडादेश के निलंबन के साथ रिहा करने की एक प्रणाली है। तो दोस्तों पेरोल में क्या होता है कि दंड का आदेश तो बना रहता है, लेकिन उसे जेल से कुछ समय के लिए रिहा करने का एक सिस्टम हमें देखने को मिलेगा, पेरोल, ठीक है। रिहाई सामान्यतः कैदी के व्यवहार के आधार पर निर्धारित अवधि हेतु सशर्त होती है। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा कि जो कैदी है उसका जेल के अंदर व्यवहार कैसा था, और उसको जब पेरोल दी जाएगी तो उसको निर्धारित अवधि के लिए ही पेरोल दी जाती है, बिल्कुल शर्तों के साथ, है ना। इसमें रहता है कि उस व्यक्ति को यदि पेरोल दिया गया है तो उसको क्या है, निश्चित समय पर जेल में आकर अपनी उपस्थिति और हाजिरी दर्ज करानी होती है, ठीक है। उसे अधिकारियों के समक्ष आवधिक रूप से रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग करनी होती है। बात करेंगे दोस्तों पेरोल और फरलो। तो अभी पेरोल की यदि बात करें तो पेरोल की व्यवस्था कारागार प्रणाली को मानवीय बनाने के उद्देश्य से की गई थी। तो दोस्तों यदि हम पेरोल की यदि बात करें तो पेरोल की व्यवस्था क्या है, 1894 में शुरू की गई थी, ताकि जो कारागार मतलब जो जेल सिस्टम है हमारा, उसको अधिक ह्यूमन बनाया जा सके, अधिक मानवीय बनाया जा सके, ठीक है। पेरोल कैदी का अधिकार कहीं से कहीं तक नहीं होता है, ठीक है। तो पेरोल क्या है दोस्तों, पेरोल कैदी का अधिकार नहीं हमें देखने को मिलेगा। ये विशेष कारण या विशेष परिस्थितियों के आधार पर बनाया जा सकता है। जैसे मान लो किसी की परिवार में मृत्यु होगी तो अब उसके अंतिम संस्कार के लिए दोस्तों उस व्यक्ति को क्या है, पेरोल पर छोड़ दिया जा सकता है, या फिर कि रक्त संबंधी में कहीं विवाह हो रहा है तो दोस्तों उसके लिए भी हमें देखने को मिलेगा कि पेरोल पर छूट दी जा सकती है। दोस्तों हमने कई बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उसमें देखा था कि जब पेरोल पर दोस्तों कैदी को छोड़ा जाता था तो क्या है, वो भाग जाता था, ठीक है, हमेशा के लिए रफू चक्कर होता था। तो इस तरह से दोस्तों हम पेरोल को समझ सकते हैं कि पेरोल सशर्त मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरोल और फरलो। तो दोस्तों यहाँ पर पेरोल एंड फरलो के बीच में कंपैरिजन की बात की गई है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि पेरोल एंड फरलो के बीच में हमें क्या कंपैरिजन देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया कि पेरोल के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो पेरोल यदि आपको चाहिए तो कोई विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है, जबकि फरलो के लिए विशेष कार्य के लिए, फरलो किसी विशेष कार्य के लिए ही दी जाती है। सो दोस्तों इसमें क्या किया गया है, इसके अंदर डेफिनेशन को इंटरचेंज कर लिया गया है। दोस्तों पेरोल के अंदर क्या है, हमें कारण बताना होता है, ये तो बोला कि कारण नहीं बताना होगा, जबकि पेरोल में कारण बताना होता है, और फरलो में क्या है दोस्तों, कोई विशेष कारण नहीं बताना होता है, ठीक है। तो ये हमें क्या है, इंटरचेंज देखने को मिल रही है, इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट की, कि जो पेरोल में सज़ा छूट की तरह होती है, पेरोल में सज़ा छूट की तरह होती है, जबकि फरलो में व्यक्ति को सज़ा उतने दिनों की अवधि जेल में रहना होता है जितने दिन के लिए उसने फरलो से बाहर गया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है। दोस्तों फरलो की यदि बात करें तो फरलो जो होती है वो छूट की तरह होती है। मतलब यदि फरलो के माध्यम से आप जेल से बाहर गए हो, तो यदि मान लो आपको 100 दिन जेल में रहना है, अब 100 दिन आपने यदि फरलो लिया है और फरलो के समय आप कितने 5 दिन बाहर रहे, तो अब आपको क्या है दोस्तों, अब आपको 5 दिन मतलब 105, अब एक्स्ट्रा 5 डे आपको जब इसके अंदर जेल के अंदर नहीं बिताना पड़ेगा, ठीक है। वो भी आपको एक छूट दी गई है, ओके, ठीक है। यदि हम बात करेंगे दोस्तों पेरोल की बात करेंगे, तो जिसमें मान लो 100 दिन की है जेल और आपने 5 दिन पहुंच गए हो आप बाहर के लिए, तो अब ये 100 दिन तो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, मतलब ये 5 दिन भी आपको जेल में एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे, क्योंकि आप बाहर भी तो घूमे थे, तो ठीक है, तो ये आपको एक्स्ट्रा बिताने पड़ेंगे जेल में। तो ठीक है, ये हमारा होता है पेरोल एंड फरलो के बीच में। तो यहाँ पर भी क्या दोस्तों, डेफिनेशन चेंज कर दी गई है, ठीक है। कैदी को पेरोल के लिए मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उसके विधिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों हम सभी को पता होना चाहिए कि पेरोल और फरलो दोनों ही दोस्तों कहीं से कहीं तक विधिक अधिकार नहीं है, क्योंकि ये राज्यों के अपने नियम हैं, जेलों के अपने नियम हमें देखने को मिलता है। तो कहीं से कहीं तक हमें नहीं देखने को मिलेगा कि जो पेरोल या फरलो विधिक अधिकार है। तो दोस्तों ये भी गलत हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि जो फरलो और पेरोल के संदर्भ में राज्य सरकारों के अपने नियम होते हैं, तो यस, ये हमारा ओनली 4 वाला ही करेक्ट देखने को मिलेगा, राइट। सो दोस्तों एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 इज़ करेक्ट। तो एक बार फिर से दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक बार यहाँ पे पेरोल की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक बार फरलो की बात कर लेते हैं, ठीक है। पेरोल एंड फरलो की बात कर लेते हैं। पेरोल की यदि बात करें तो यहाँ पर दोस्तों
जो उसका व्यवहार है, व्यक्ति का व्यवहार है, उसके आधार पर क्या है दोस्तों पेरोल दिया जाता है। यहाँ पर कारण बताने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और पेरोल में आप जितने दिन तक गए हो आपको एक्स्ट्रा दिन बिताने पड़ते हैं, ठीक है। और ये रक्त संबंध या किसी खास समूह के यही हमें देखने को मिलेगा। फरलो की यदि बात करेंगे, फरलो के लिए दोस्तों कोई कारण बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कोई विशेष कारण नहीं हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों। जो भी कैदी है उसको जो फरलो दी गई है तो वो एक प्रकार की छूट हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये छूट क्या दोस्तों, फिर एक्स्ट्रा दिन उसको जेल में नहीं बिताना पड़ेगा, ठीक है। ये भी हमको याद रखना है। और ये दोनों ही कहीं से कहीं तक लीगल अधिकार नहीं देखने को मिलेंगे। दोनों ही क्या है, लीगल अधिकार कहीं से कहीं तक हमें नहीं देखने को मिलेंगे, राइट। तो यही दोस्तों यहाँ पर भी कुछ डेफिनेशन दी गई, इसको भी देख लेते हैं। सो दोस्तों इसमें बोला गया जो फरलो क्या है, एक लघु अवधि के लिए एक रिहाई है। सो दोस्तों फरलो क्या है, एक लघु अवधि की रिहाई है जिसके लिए विशेष कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि पेरोल क्या है, किसी विशेष काम के लिए ही दी जाती है। पेरोल क्या है दोस्तों, किसी विशेष काम के लिए ही हमें देखने को मिलती है, ठीक है। पेरोल क्या है, विशेष काम को ही देखने के लिए मिलती है। फरलो की यदि बात करें तो फरलो की सज़ा में क्या है, छूट की तरह हमें देखने को मिलेगी। लेकिन पेरोल क्या है, पेरोल में व्यक्ति को सज़ा के बाद उतने दिन अधिक जेल में रहना रहता है जितने दिन तक के लिए वह पेरोल के रूप में बाहर गया है, ठीक है। ये तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि फरलो और पेरोल दोनों ही विधिक अधिकार नहीं है, ठीक है। कैदी इस आधार पर दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। फरलो और पेरोल के संदर्भ में दोस्तों राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो ये दोस्तों हमने रिवाइज भी कर लिया, ठीक है। तो आप चाहे तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल 20 के बारे में बात की जा रही है कि जो आर्टिकल 20 है उसके बारे में हमें बताना है कि आर्टिकल 20 क्या है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, ठीक है। तो क्या आर्टिकल 20 के बारे में बताना है। तो पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर अ सिंगल ऑफेंस। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान को यदि उसने एक सज़ा की है, मतलब कोई अपराध किया है, तो उसको एक बार से अधिक के लिए क्या है दोस्तों, उसको प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा और पनिश नहीं किया जाएगा। तो यस दोस्तों ये बिल्कुल सही बात हमें देखने को मिल रही है। इट इज़ द वेरी करेक्ट आंसर। नो पर्सन कैन बी प्रोसिक्यूट अंडर द लॉ ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव बोथ सिविल एंड क्रिमिनल। तो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है कि सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों के लिए रेट्रोस्पेक्टिव मतलब भूतलक्षी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों सिविल मामले में भूतलक्षी विधि का प्रयोग किया जा सकता। तो दूसरा हमारा रॉन्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। इसमें बात की जा रही है दोस्तों कि जो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड बाय विटनेस अगेंस्ट हिम। सो दोस्तों इसमें बोला जा रहा है किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो ये भी हमें आर्टिकल 20 में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि यदि कोई व्यक्ति के ऊपर दोष लगाया गया है तो उसको क्या क्या लिबर्टीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एक बार यहाँ भी पढ़ लेते हैं हम कि अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट पनिश्ड मोर देन वंस फॉर अ सिंगल क्राइम, ठीक है, ओके। द रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लॉ कैन बी अप्लाइड इन सिविल केसेस। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो सिविल केसेस है दोस्तों केवल सिविल केसेस में ही अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में हमें अप्लाई होता हुआ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस कैन नॉट बी कंप्लेन। यदि कोई भी ऑफेंस किया दोस्तों तो वो कैन नॉट बी कंपेल्ड टू अ विटनेस अगेंस्ट हिम। तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए दोस्तों मजबूर नहीं किया जा सकता। ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। सो दोस्तों इसमें बताना है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया में क्या पोजीशन हमें देखने को मिलेगी। तो राइट टू प्रॉपर्टी, राइट क्या है दोस्तों, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक लीगल राइट अवेलेबल टू एनी सिटीजन। सो दोस्तों यहाँ पे याद रखना है कि जो प्रॉपर्टी का अधिकार है वो एनी सिटीजन को दिया गया, मतलब कोई भी व्यक्ति। अब आप बोलोगे दोस्तों कि भारत की संपत्ति मान लो कोई ज़मीन है 10 एकड़ ज़मीन यदि किसी विदेशी को भी दे सकते हैं क्या, तो यस दोस्तों बिल्कुल। क्योंकि दोस्तों मान लो कोई विदेशी कंपनी है और एफडीआई के माध्यम से भारत में निवेश करना चाहती है, उसको ज़मीन की ज़रूरत तो होगी। अब चूंकि पैसा पूरा वही लगा रहा है तो दोस्तों वो लीगल तरीके से क्या है इस ज़मीन का मालिक बन सकता है। हालांकि ये पूरी संपत्ति भारतीय स्वामित्व में रहेगी, भारतीय संप्रभुता में ही रहेगी, लेकिन दोस्तों लीगली दोस्तों क्या है वो इंसान इस संपत्ति का मालिक बन सकता है। और जब दोस्तों और आखिरी में क्या है किसी भारतीय व्यक्ति को या भारतीय कंपनी को या भारतीय सरकार को बेच के जा भी सकता है। लेकिन दोस्तों कोई भी व्यक्ति, यस हमें याद रखना दोस्तों, एनी पर्सन क्या है लीगल माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे जो केशवानंद भारती की बात करें तो केशवानंद भारती हेड फाइल्ड रिट कोर्ट अगेंस्ट द कर्नाटका गवर्नमेंट रिफॉर्म मूवमेंट इन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन विच। सो दोस्तों इन्होंने बोला है कि जो स्वामी केशवानंद भारती वाला जो केस है वो किस किस आर्टिकल के उल्लंघन के लिए ठीक है। तो आर्टिकल दोस्तों हम बात करेंगे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 एंड आर्टिकल 31, क्योंकि दोस्तों आर्टिकल 31 उस वक्त संपत्ति का अधिकार हुआ करता था, ठीक है। लेकिन दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से दोस्तों इसको निरस्त कर दिया गया है। अब क्या है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार क्या है हमारा आर्टिकल 300A के 300A के माध्यम से अब सिर्फ और सिर्फ एक लीगल राइट बना है, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों हमारा ये आर्टिकल 300A के माध्यम से अब एक लीगल राइट हमें देखने को मिलेगा। तो यस दोस्तों, इस समय के लिए क्वेश्चन जब ये पूछा गया था तब हमें 25, 26 और 31 केवल 3, ठीक है, 3 आर्टिकल हमें सही देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा 44वां संविधान संशोधन, इसके माध्यम से आर्टिकल 300A के माध्यम से अब ये लीगल राइट बन चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, बताना है कि कौन सी करेक्ट है। तो केशवानंद भारती हैड द एडनीर मठ इन केरला। तो दोस्तों एडनीर मठ जो केरला का जो एडनीर मठ है उसके हेड थे हमारे कौन, केशवानंदा। तो यस दोस्तों ये हमें सही देखने को मिलेगा। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को फॉर्म किया। तो यस दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर द करेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 25 क्या बोलता है, आर्टिकल 25 बोलता है दोस्तों कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट रिलीजन अनबाउंडेड। सो दोस्तों क्या है, इसमें रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की अनुमति की बात की। आर्टिकल 26 बोल रहा है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो आप अपने रिलीजियस अफेयर को दोस्तों मैनेज कर सकते हो आर्टिकल 26 के माध्यम से। आर्टिकल 31 बोलता था राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि अब 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से क्या दोस्तों अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, ठीक है। क्या हो गया है, सॉरी, एक संवैधानिक की बजाय क्या है, लीगल अधिकार बन चुका है, ठीक है, लीगल राइट। आर्टिकल 300A के माध्यम से क्या है, अब ये क्या है, लीगल राइट बन गया है हमारा संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंसीडर द फॉलोइंग, ठीक है। तो आर्टिकल 301 डील्स विद द राइट टू प्रॉपर्टी। सो दोस्तों आर्टिकल 301 तो कहीं से कहीं तक हमें नहीं देखने को मिला, तो ये हमारा आंसर पहला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट बट इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो यस दोस्तों हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी ऑफ लीगल राइट है इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो डेफिनेटली इट इज़ द वेरी करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आर्टिकल 300A इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इंसर्टेड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट एट द टाइम। सो दोस्तों उस वक्त क्या है, जनता गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगी। तो उस समय दोस्तों हमें क्या है, उस समय जो पार्टी थी वो पार्टी क्या है दोस्तों, हमें उस समय की जो पार्टी थी उस समय जनता पार्टी हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें कांग्रेस वाला ऑप्शन हमें रॉन्ग करना पड़ेगा। इसका मतलब है दोस्तों हमारा जो ओनली 2 वाला है, ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ओनली 2 इज़ द करेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो दोस्तों अभी पढ़ी लिया हमने कि लीगल राइट है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल टू एनी पर्सन इन इंडिया, इट इज़ द लीगल राइट, ठीक है। तो ये भी हमने दोस्तों पढ़ी लिया, ठीक है। आर्टिकल 300A लीगल राइट एनी पर्सन अवेलेबल, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अ लेजिस्लेशन विच कन्फर्स on the executive or administrative authority an unguided and uncontrolled discretionary power in the matter of application of law violate which of the following आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि यदि कोई भी एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, यदि वो अविवेकपूर्ण तरीके से अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है तो वो भारत के कौन से फंडामेंटल राइट का वायलेट कर रही है, उल्लंघन कर रही है। तो ये आर्टिकल 14 की बात की रही है दोस्तों। क्या है आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है रूल ऑफ लॉ होगा। क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल 14 बोलता है कि भारत के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा और इक्वालिटी बिफोर लॉ होगा। तो ये दोस्तों दोनों आर्टिकल को उल्लंघन कर रही है हमारा, क्योंकि दोस्तों कोई भी एग्जीक्यूटिव क्या है, कोई भी मनमानी कार्रवाई नहीं कर सकती। जो भी काम करेगी वो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लॉ करेगी, इक्वालिटी बिफोर लॉ करेगी, ठीक है।
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि किसी भी भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये विधि के शासन का मूल तत्व है। सो दोस्तों आर्टिकल 14 जो है वो ये बोल रहा है कि जो आर्टिकल 14 जो है विधि के शासन का मूल तत्व है, जिसका तात्पर्य यह है कि सभी के लिए कानून एक जैसा है और एक जैसा न्यायतंत्र होगा। ठीक है, विधि के समानता की अवधारणा विधि के शासन की अवधारणा का एक तत्व है। ठीक है, तो विधि के समक्ष समानता मतलब विधि के शासन। ठीक है, भारतीय संविधान सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर हमें तीन चीज़ें देखने को मिलेगी। विधि इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ में हमें तीन देखने को मिलेगी। इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, मतलब दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी विवेकपूर्ण शक्तियों का उपयोग नहीं करेगा, मतलब स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता, अर्थात कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। संविधान व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। संविधान क्या है, व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है। तो दोस्तों भारत के अंदर दोस्तों फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों ही दोस्तों हमें लागू होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब दोस्तों रूल ऑफ लॉ के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 14 में बोला गया है कि इसका मतलब है कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता अधिकारियों के पास मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति को दर्शाता है। तो ठीक है दोस्तों, इसमें बोला गया है कि आर्टिकल 14 के कारण क्या है दोस्तों, कोई भी अधिकारी अपनी मनमानी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। जब कोई कानून किसी प्राधिकारी को अनियंत्रित अविवेकपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 का वो उल्लंघन करता है। तो यस दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 14 का ये उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, यदि कोई स्वेच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि 103वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया है कि ये क्या है। ठीक है, तो 103वां संविधान संशोधन दोस्तों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को क्या है दोस्तों 10% आरक्षण दिया गया। तो यस दोस्तों, ये बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। आर्टिकल 15 और 16 में दोस्तों अमेंडमेंट हुआ इसके कारण, तो यस दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। द अमेंडमेंट प्रोवाइड 10% रिजर्वेशन, तो यस 10% रिजर्वेशन विद इन द लिमिट ऑफ 50%। तो दोस्तों ये गलत हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि बियॉन्ड द लिमिट ऑफ 50% हमें ये रिजर्वेशन दिया गया है। तो यही दोस्तों हमें देखने को मिलेगा कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके डेटा या डेफिनेशन के साथ क्या है चेंज किया गया है, जो फैक्ट है उसके साथ हमें कोई खिलवाड़ किया गया है। तो यही दोस्तों हमें एग्जामिनेशन में पकड़ना है कि इसके साथ क्या क्या किसी भी टॉपिक्स या किसी भी करंट अफेयर की न्यूज़ या किसी भी टॉपिक्स में कौन कौन से फैक्ट और डेटा है जो हमें इंपॉर्टेंट रूप से पता होना चाहिए। उन्हीं के साथ दोस्तों क्या यूपीएससी या कोई भी एग्ज़ाम क्या है छेड़छाड़ करती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Which of the following categories of fundamental right incorporate protection against untouchability फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों इनमें से बताना है कि जो अनटचेबिलिटी के लिए कौन सा है। तो राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी में दोस्तों आर्टिकल 17 हमें देखने को मिलेगा। इसी के अंदर दोस्तों क्या है, हमें अनटचेबिलिटी से संबंधित आर्टिकल देखने को मिला। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला ही अधिकार था 14 से 18 के बीच में, इसी में दोस्तों हमारा आर्टिकल 17 क्या है, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल 70 क्या है, अनटचेबिलिटी की बात करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 14 क्या बोलता है, आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर प्रोहिबिट नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 16 बोल रहा है इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट। तो दोस्तों आर्टिकल 16 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग आदि प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी रोजगार से क्या है, इसकी अपॉर्चुनिटी से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 बोलता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो आर्टिकल 17 क्या है दोस्तों, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। और आर्टिकल दोस्तों 18 बोलता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल, तो जितनी भी उपाधियां हैं उनके अंत की बात करता है आर्टिकल 18। ठीक है, तो ये दोस्तों हमें देखने को मिलेगा। हमें सबको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे पहला है समता का अधिकार, फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ऐसे अधिकार हमें पूरे याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। इसमें एक और है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23-24 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आर्टिकल 23 क्या है दोस्तों, सभी मानवों की बात करता है। और आर्टिकल 24 क्या है, बच्चों की बात करता है। तो आर्टिकल 23 क्या है, आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एंड
फोर्स्ड लेबर, तो फोर्स्ड लेबर मतलब बलात् सर्व नहीं करा सकते हो, और आप उनकी ह्यूमन ट्रैकिंग मतलब वस्तुओं के समान मनुष्य की खरीद फरोख्त नहीं किया जा सकती। आर्टिकल 24 बोलता है दोस्तों प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, तो दोस्तों फैक्ट्रीज के अंदर बच्चों को नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 24 कहता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों प्रोहिबिशन, ये क्या है दोस्तों, आर्टिकल इनविसाइज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो हम सभी को पता है कि आर्टिकल 23 और 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें देखने को मिलेगा। तो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग ह्यूमन बीइंग एज फोर्स्ड लेबर, तो ये दोस्तों पहला ही हमें देखने को मिलेगा कि जो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग फोर्स लेबर, तो दोस्तों ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें चौथा वाला भी है कि तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, तो ये भी हमें दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें अनटचेबिलिटी की दोस्तों, ये आर्टिकल 17 में हमें देखने को मिलेगा। तो आर्टिकल 17 के अंदर अनटचेबिलिटी की बात हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो ये 29-30 का आर्टिकल 29 और 30, आर्टिकल 29 और 30 में हमें देखने को मिलेगा माइनॉरिटीज़ का क्लॉज, ठीक, आर्टिकल, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एंड फोर्थ हमारा सही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चलो हिंदी में पढ़ते हैं इसको। अब ये क्वेश्चन है, ये है कि यदि किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दे देंगे तो उसको कौन कौन से लाभ पाने का वह हकदार बन जाता है। तो यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। यस दोस्तों, यदि वो माइनॉरिटी संस्था बन जाता है तो वो विशेष प्रकार के संस्थान की स्थापना भी कर सकता है और संचालन भी कर सकता है। ये बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति स्वयं मतलब खुद से ही इस संप्रदाय के एक व्यक्ति को लोकसभा में मनोनीत करेंगे। दोस्तों लोकसभा में लोकसभा के अंदर मनोनयन का तो कहीं से कहीं तक कॉन्सेप्ट ही नहीं, केवल राज्यसभा में। तो दोस्तों हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ ले सकता है। तो यस दोस्तों 15 पॉइंट का जो इसका लाभ ले सकता है। तो यस दोस्तों फर्स्ट एंड हमारी थर्ड सही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारी क्या है दोस्तों, सही देखने को मिलेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, विद द रेफरेंस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट के बारे में कौन से सही है हमें ये बताना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पहले हम पढ़ते हैं हमारे, These rights are freedom and protection of citizen to maintain order in country and against the rigid rule of state। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है कि हमारे जो फंडामेंटल अधिकार हैं वो एक प्रकार की नागरिकों को दी गई क्या है दोस्तों, एक प्रोटेक्शन है, किसके, राज्य के खिलाफ। तो यस दोस्तों यदि राज्य का कठोरता होता है तो उस कठोरता के लिए मनमानेपन से दोस्तों एक प्रकार का प्रोटेक्शन है। यस, फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट आर जस्टिसिएबल, स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो दोस्तों ये भी सही है कि फंडामेंटल राइट हमारे जो हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, उनके ऊपर क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। दीज आर नॉट परमानेंट, यस ये भी सही बात है कि ये परमानेंट नहीं है। पार्लियामेंट में कट और डिक्रीज यस बाय ऑर्डिनरी बिल। तो दोस्तों यहाँ खेल कर दिया है यूपीएससी ने कि भाई साहब ऑर्डिनरी बिल बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा क्या है, संवैधानिक संशोधन बिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कि विशेष बहुमत से पारित होगा। तो यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ये संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ही पारित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी स्टेटमेंट सही है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेटमेंट हमें करेक्ट देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग, ओके। तो राइट टू सिटी इज एन एग्रीड ह्यूमन राइट, यूएन हैबिटेट मॉनिटर कमिटमेंट्स मेड बाय ईच कंट्री दिस रिगार्ड। तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ बात बोल रही है, ये तो यूएन हैबिटेट की बात कर रहा है और ईच कंट्री की बात कर रहा है। तो दोस्तों कभी भी ईच कंट्री, इसमें 2 चीज़ें बता दी गई हो और ये क्या है, यूएन हैबिटेट की बात की गई है। तो दोस्तों राइट टू सिटी और यूएन हैबिटेट का दोस्तों इसका कोई बहुत खास लेना देना नहीं है, लेकिन ये ईच कंट्री की बात कर रहा है। तो यहाँ तो दोस्तों एक्सट्रीम वर्ड हमें देखने को मिल रहा है, तो ये हमें गलत देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला गलत है, तो पहला गलत हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, 1 ओनली एंड 1 and 2 ओनली तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इसका मतलब ये है, आप देखेंगे 3 दोनों में है तो 3 हमारा बिल्कुल सही देखने को मिल रहा है। तो 3 क्या है दोस्तों, राइट टू सिटी मीन्स द स्टेट कैन नॉट डिनाई एनी पब्लिक सर्विस और फैसिलिटीज़ टू अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज इन द सिटी। तो दोस्तों इसमें बोला गया है कि मान लो किसी शहर के अंदर कुछ झुग्गी बस्तियाँ अनाधिकृत रूप से बस गई है, तो क्या
राइट टू शहर के माध्यम से उसको शहर की फैसिलिटी नहीं दी जा सकती, तो यस दोस्तों दी जा सकती है। और क्या है, इस प्रकार से क्या है, राज्य किसी प्रकार का डिनाई नहीं कर सकता। तो यस दोस्तों बिल्कुल ये हमें सही देखने को मिल रहा है। तो मतलब स्टेट क्या है, इन लोगों को भी शहर की सुविधाएं क्या है प्रोवाइड कराएगा। राइट टू सिटी गिव्स एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द सिटी राइट टू रिक्लेम पब्लिक स्पेसेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द सिटी। सो दोस्तों यदि राइट टू सिटी का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी सिटी के अंदर यदि पहुंच गया है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक स्पेसेस खरीद सकता है, वहाँ जा सकता है, जो भी पब्लिक प्रॉपर्टीज़ है, और पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कर सकता है सिटी के अंदर। तो ये भी हमें सही देखने को मिलेगा। तो यह रहे दोस्तों आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। आई होप आपको बेहतर लगे होंगे और साथ में आपको पता चला होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों UPSC फैक्ट और डेटा के साथ, और साथ के साथ हम बात करेंगे डेफिनेशन के साथ। क्या दोस्तों, डेफिनेशन के साथ किस तरह का खेल करती है, किस तरह की छेड़छाड़ करती है, ताकि स्टूडेंट उस छेड़छाड़ में फंस जाए और अपना आंसर रॉन्ग करें। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।